हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 के बारे में, ग्रामीण जीवन और समाज। इससे पहले हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा था। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल काफ़ी बढ़ने लगा और उसके बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल की दीवानी भी प्राप्त हो गई, जिससे बंगाल के राजस्व पर भी उनका अधिकार हो गया। दीवानी मिल जाने के बाद कंपनी के सामने बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना था, उन लोगों पर भी नियंत्रण स्थापित करना था जो ग्रामीण क्षेत्रों पर पहले शासन कर चुके थे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया, अपने आय के लिए कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग किया, फिर ग्रामीण जनता के अधिकारों पर किस तरह से अंकुश लगाया गया और अपने व्यापारिक लाभ के लिए किसानों को व्यावसायिक फसलों की खेती के लिए किस तरह से मजबूर किया गया। 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोना चांदी लाती थी, लेकिन अब यहाँ बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई इनको, तो बंगाल में ही जमा होने वाले पैसे से ये निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने लगे। इसके कारण प्रति वर्ष भारत के मालों का, भारत की संपत्ति का दोहन होता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड अधिक अमीर होता गया और भारत गरीब होता चला गया। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती और रेशमी कपड़ा प्रमुख होता था। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और इंग्लैंड के उद्योगपति और व्यापारी के हितों के लिए भारत के किसानों और कारीगरों का शोषण होना शुरू हो चुका था। इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों की हालत बदतर होने लगी, वे लगान नहीं चुका पा रहे थे। जो भी कारीगर थे वो कंपनी के डर से गांव छोड़कर भागने लगे। उन्हें अपनी चीज़ों को कम कीमत पर बेचने के लिए कंपनी मजबूर किया करती थी। इन सब परिस्थितियों में एक और खेती चौपट होने लगी, वहीं कारीगरों का उत्पादन भी गिरने लगा। उसके बाद 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ जाने के कारण और भी स्थिति खराब हो गई और एक अनुमान के अनुसार ये कहा गया कि इस अकाल में करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसमें भी कंपनी ने उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। अंग्रेजों के समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक गहरे संकट में फंस गई थी। अब कंपनी के अफसर यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह से कृषि में सुधार किया जाए, यहाँ की भूमि में निवेश किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई तरह के परिवर्तन किए। यहाँ पे हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था का, और ये व्यवस्था सबसे पहले 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था और सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया, जिसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदार को बीच में लाया गया। जमींदार जो होते थे वो किसानों से लगान वसूलने का काम करते थे और लगान का 10/11 भाग वे सरकारी कोष में जमा करते थे, सरकारी खजाना में जमा करते थे, और बाकी जो शेष 1/11 भाग होता था उसे वो अपने खर्च के लिए या अपने मेहनत के लिए अपने पास रख लेते थे। अगर जमींदार निश्चित समय पे सरकारी खजाना में लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। अंग्रेज खुद लगान वसूली में नहीं अपना टाइम बर्बाद नहीं करते थे, अपना पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ज़मींदार को बीच में लाने का काम किया था। ज़मींदार को लाने का उनका एक और मकसद ये था कि वो ज़मींदार को अपना समर्थक बनाना चाहते थे। इस व्यवस्था में किसान को बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था, तो इसके लिए किसान कृषि पे भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन ये व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाई। इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा लाभ ज़मींदार को हुआ और वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बनते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा हानि किसानों को हुआ। इस व्यवस्था से किसान जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। वो किसान से मजदूर हो चुके थे क्योंकि अब उनका सरकार के साथ सीधा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था। बीच में ज़मींदार आ चुका था और ज़मींदार बुरी तरह से उन पे अत्याचार करता था, उनका शोषण करता था। बाढ़ और अकाल के समय में भी लगान में कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी और इस व्यवस्था में लगान बढ़ाने का अधिकार भी जमींदार के पास था। इससे जमींदार की अपनी संपत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही थी। कॉर्नवालिस के इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी के आय में कोई खास मुनाफा हुआ नहीं, उल्टा जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी, जो भूमि का उपजाऊपन था, वो और कम होता चला गया।
इस व्यवस्था ने जमींदारों को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया। तो स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई, तो आगे अब अंग्रेज़ों ने दूसरी व्यवस्था की ओर अपना ध्यान दिया। स्थायी बंदोबस्ती की असफलता के बाद अब कंपनी को ये लगने लगा कि राजस्व बंदोबस्ती के लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है, और इसके तहत एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसे महालवारी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था और इसे 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूलने का, इकट्ठा करने का और उसे कंपनी के खजाने में जमा करने का जो जिम्मा था वो गांव के मुखिया को सौंपा गया, और गांव का मुखिया महालदार कहलाया। यहाँ पे मालदारी व्यवस्था में राजस्व को फिक्स नहीं किया गया था। कंपनी उसे समय समय पर संशोधित करती रहती थी, कभी बढ़ाती थी, कभी कम करती थी। ये इस व्यवस्था जब शुरू किया गया, ब्रिटिश भारत की 30% ज़मीन पर लागू किया गया, और इसमें लगान की जो दर थी वो उपज का 80% होता था, जिसे बाद में विलियम बेंटिक ने 66% कर दिया था। और इस व्यवस्था के तहत भी किसानों की हालत बुरी हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भी किसानों की हालत में सुधार करने का कोई खास प्रयास किया नहीं था, जिसके कारण गांव में छोटे छोटे किसानों और खेतीहर काश्तकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे रैयतवारी व्यवस्था की। रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है, और ये व्यवस्था सबसे पहले मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो जमीन धारक थे, जिसे रैयत भी कहा जाता था, उनको भूस्वामी मान लिया जाता था और सीधा उन्हीं के साथ लगान देने की शर्त को तय किया गया। इस व्यवस्था में उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग, मतलब जितना भी उपज होता था उसका 50% लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही, और ज़्यादा लगान लिए जाने के विरुद्ध शिकायत करने के लिए न्यायालय जाना, उसकी अनुमति भी किसानों को नहीं दी गई थी। बम्बई और मद्रास में ये व्यवस्था लागू जहाँ की गई थी, वहाँ भी इसके परिणाम काफ़ी बुरे सामने आए। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसानों को कभी कभी लगान चुकाने के लिए साहूकारों से लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज यूं ही मिलता नहीं है, उसके कारण किसानों के हाथ से उनकी ज़मीन निकलती चली जा रही थी। लगान चुकाने में जो किसान असमर्थ होते थे, समय पे लगान नहीं चुका पा रहे थे, उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था। तो इस तरह से रैयतवारी व्यवस्था का भी परिणाम जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, काफ़ी नकारात्मक रहा। भारत के अर्थव्यवस्था और कृषि का रूप भी बदलने लगा था। अब कंपनी जो थी वो ग्रामीण इलाकों में उन फसलों पर ज़्यादा दिमाग लगाने लगी, उन फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा जोर देने लगी जिसका यूरोप में अच्छा बाजार था। जैसे कच्चा रेशम है, कपास, अफीम, चाय, इन सब का व्यापार भी कंपनी के लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा होता था। रंगाई के लिए नील की भी आवश्यकता होती थी। तो लगभग 1.5 शताब्दी तक अंग्रेज किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए किसान को बाध्य करते थे, उन्हें मजबूर करते थे वैसे फसल उत्पादित करने के लिए जो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इसके उत्पादन पर कंपनी ने काफ़ी दबाव डाला। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरह के तरीके भी अपनाए, और इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण फसल की बात आती है वो थी नील। उसके उत्पादन के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत में नील की खेती प्राचीन काल से होती रही है, और नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपजाया जाता है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 13वीं सदी तक ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए ज़्यादातर भारतीय नील का ही उपयोग किया जाता था। यूरोपीय देशों में भारतीय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी और इसकी कीमत भी काफ़ी ऊंची होती थी। इसका मेन कारण ये होता था कि भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, मतलब बहुत ही अच्छा होता था, हाई क्वालिटी का होता था, जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती थी और ये कम मात्रा में ही यूरोप तक पहुंच पाता था। यूरोपियन देशों में कपड़ों को रंगने के लिए वुड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। अब यूरोप के व्यापारी ये चाहते थे कि भारतीय नील का जो आयात कराया जा रहा है वो किसी भी तरह से बंद किया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि भारतीय नील के कारण वुड के व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। वुड से मिलने वाला रंग फीका होता था, जबकि भारतीय नील से रंग काफ़ी चमकदार हो जाता था। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े को पहनना ज़्यादा पसंद करते थे। 17वीं शताब्दी तक नील के आयात पर
जो पाबंदी थी उस पे छूट देने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। उसी समय क्या होता है, कुछ अन्य देशों में भी नील की खेती शुरू हो जाती है। मतलब उत्तरी अमेरिका के लगभग बड़े भूभाग पर नील की खेती शुरू हो जाती है। 18वीं शताब्दी के शुरू में ब्रिटेन में औद्योगिकरण के शुरू होने से कपास के मांग में भारी वृद्धि होती है। ब्रिटेन में उद्योग लगना शुरू हो जाता है जिसमें कपास की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, कपास की मांग ज़्यादा बढ़ी तो कपड़े का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अब कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील की मांग में काफ़ी बढ़ोतरी की हो गई। इसी बीच में वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील ब्रिटेन पहुंचता था उसकी आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिसके कारण ब्रिटेन के रंगरेज परेशान हो गए। अब वे नील के लिए दूसरे स्रोत की तलाश में लग जाते हैं। जब यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी तब ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी नील की खेती में काफ़ी बढ़ गई। अब कंपनी भारत में नील के उत्पादन पर ध्यान देने लगी ताकि नील के व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और बंगाल में जो नील उत्पादित होता था उसकी मांग यूरोप के बाज़ार में सबसे ज़्यादा थी। बंगाल में नील की खेती में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी 18वीं सदी के अंत तक। अब यहाँ कंपनी के जो अफसर थे, जो व्यावसायिक एजेंट थे, वे सब नील के व्यापार में अपना रकम निवेश करने लगे। कई ऐसे भी अफसर थे जिन्होंने नील के व्यापार के लिए कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी थी। विदेशों से भी बहुत सारे लोग भारत आकर के नील के बागान में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। कंपनी उन लोगों को भी कर्ज देने लगी जिनके पास नील की खेती के लिए पैसे नहीं होते थे। और नील की खेती के दो तरीके होते थे, पहला नीज खेती और दूसरा रैयती खेती। नीज खेती में क्या होता था, जो बगान मालिक होता था वो अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करता था, और अगर ज़मीन कम पड़ जाता था तो वे दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर लेकर के उसमें नील की खेती करवाते थे। नील की खेती के लिए हल बैल की आवश्यकता पड़ती थी और हलों की खरीदारी, उसका रख रखाव काफ़ी मुश्किल होता था। तो नील की खेती के समय एक और ये काम होता था कि किसान जो होते थे वो अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त रहते थे। दूसरी जो खेती होती थी वो होती थी रैयती खेती। इसमें जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, उनका बगान मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक अनुबंध होता था, जिसमें बगान मालिक नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर किसान को कर्ज देते थे। अब जो रैयत होते थे वो अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से पर नील की खेती करते थे और फसल उत्पादन के बाद उसे बगान मालिक को सौंप दिया जाता था। बदले में उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिसके कारण किसान कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता था। दूसरा ये होता था, जो बगान मालिक होते थे उनकी इच्छा होती थी कि किसान अपनी सबसे अच्छी ज़मीन पर नील की खेती करे, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि नील की जो जड़ें होती थी वो बहुत गहरी होती थी। उसके कारण मिट्टी का जो उपजाऊपन होता था वो खत्म हो जाता था और नील की कटाई के बाद उस ज़मीन पर धान की खेती करना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए जो किसान होते थे वो अपने अच्छी ज़मीन पर नील का उत्पादन करने से कतराते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नील विद्रोह की। औपनिवेशिक शासन में किसानों ने अंग्रेजी शासन और जमींदारों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए, जिसमें नील विद्रोह सबसे पहला किसान विद्रोह था और ये विद्रोह पूरी तरह से अहिंसक विद्रोह था। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। मार्च 1859 ईस्वी में सैकड़ों किसानों ने नील की खेती करने और बगान मालिक को लगान चुकाने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने नील की खेती करना और बगान मालिक को टैक्स देना या लगान चुकाने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में नील की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। बगान मालिकों के लिए जो लोग काम करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। लगान वसूल करने वाले गुमास्ता उन्हें कहा जाता था, जिसे बगान मालिक या अंग्रेजी कंपनी लगान वसूलने के लिए अपने कर्मचारी के रूप में रखते थे। तो जो गुमास्ता लगान वसूल करने के लिए जाते थे उनकी पिटाई की गई। बहुत सारे ज़मींदारों ने भी इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया। वे किसानों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव में घुमा करते थे। 1860 ईस्वी की शुरुआत तक ये आंदोलन बंगाल के उन जिलों तक पहुंच गया जहां पे नील की खेती होती थी। इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। उन लोगों ने किसानों की दुर्दशा और बगान मालिकों के अत्याचार को सामने लाने का काम किया। कई जगह पे बगान मालिकों की सुरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया जाता है सीटोनकार की अध्यक्षता में। मतलब सीटोनकार
अध्यक्ष होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1860 ईस्वी में गठन किया गया और इस आयोग के द्वारा बगान मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया इस स्थिति के लिए जिसके कारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी किसान को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा और जिस भी तरह का विवाद है उसको बैठ के विधिपूर्वक जो है उसका निपटारा किया जाएगा। अब आयोग यहाँ पे किसानों को कहती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लीजिए, उस अनुबंध को आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी इच्छा से नील की खेती बंद कर सकते हैं। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल के लगभग सभी नील फैक्ट्री बंद हो जाते हैं और नील फैक्ट्री बंद होने के बाद जो बगान मालिक हैं वो बंगाल छोड़ के वे लोग बिहार की ओर भाग जाते हैं, बिहार की ओर ध्यान देने लगते हैं। बंगाल वाली परेशानी बिहार में भी हो जाती है, वहाँ भी परेशानियाँ आने लगी। अब बाद में ये आंदोलन जो नील की खेती से रिलेटेड आंदोलन था, ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में एक मुख्य मुद्दा बन जाता है और महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में भी एक आंदोलन की शुरुआत की थी, ये सबको पता ही है। तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय खत्म होता है। चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको देखते हैं। इसका फर्स्ट जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी डैश में मिली, तो 1765 में मिली थी। स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था डैश ने लागू की थी, स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। महालवारी व्यवस्था की रूपरेखा होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। टॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू की थी। टॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू की थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। ये खाली जगह हो गया, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है रैयतवारी व्यवस्था कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? रैयतवारी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। नीज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे की जाती थी? नीज खेती व्यवस्था के तहत बगान मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन कराते थे। जमीन कम पड़ने पर वे दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर उनमें नील की खेती मजदूरों से करवाते थे। बगान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी? तीसरा क्वेश्चन है बगान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में ये शर्त रहती थी कि किसान अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करेगा तथा फसल उत्पादन के बाद उसे बगान मालिक को सौंप देगा। बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज भी देते थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है रैयतवारी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? रैयतवारी व्यवस्था को दक्षिण भारत में शुरू करने का मुख्य कारण ये था कि इस इलाके में बड़े ज़मींदार नहीं थे और इसके तहत उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल कर लिया जाता था। पांचवा क्वेश्चन है यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती थी। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़ों को पहनना पसंद करते थे। इन्हीं कारणों से यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय नील की व्यापक मांग थी। यहाँ पे हमारा ये अध्याय ख़त्म होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।